तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता, जिसे इक्वलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो पहले हम लोगों ने न्याय के बारे में पढ़ा, न्याय के बारे में। फिर हम लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। अब स्वतंत्रता के बाद हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे। तो समानता अगर देखा जाए, समानता तो अगर उदारवादियों के लिए समानता देखी जाए तो उदारवादी समानता को केवल क्या मानते हैं, केवल वैधानिक समानता की ये बात करते हैं, वैधानिक समानता की बात करते हैं। कानून के समक्ष सभी सामान्य हैं, ऐसी बातें ये करते हैं। कानून के समक्ष सभी सामान्य हैं, समान है, मतलब कि चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो या आप कोई आम आदमी हो, कानून के समक्ष आप दोनों समान हैं। लेकिन इसके बाद समानता का एक और कॉन्सेप्ट हमें उदारवादियों में ही देखने को मिलता है, अवसर की समानता। अवसर की समानता का कॉन्सेप्ट इसमें देखा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो वो न केवल समानता की बात करते हैं बल्कि अवसर की समानता की भी बात करते हैं। इसके बाद जब हम लोग समानता मेन अगर देखा जाए तो समानता की बातें स्टार्ट कब से हुई, तो जब से समाजवाद आया या मार्क्सिज्म आया, वहां पर समानता की बात की गई। तो समाजवाद में जो समानता है उसको दो तीन पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक तो अवसर की समानता है ही, वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि अवसर की समानता होनी चाहिए। लेकिन अगर समाजवाद में भी हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखा जाए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखा जाए तो ये ना केवल अवसर की समानता की बात करते हैं बल्कि परिणामों की समानता की बात करते हैं। परिणाम स्तर पर जो रिजल्ट आए वहां पर आप सबको समान कर दो। तो समाजवादियों का या मोर प्रिसाइजली मार्क्सवादियों का समानता का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता का जो अर्थ है या आशय है, तो डॉर्किन क्या कहता है, डॉर्किन जो है बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है एज फार एज इक्वलिटी इज कंसर्न। तो इक्वलिटी में डॉर्किन बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है। जैसे न्याय में रॉल्स बहुत महत्वपूर्ण थिंकर था, वैसे ही समानता में हम लोग डॉर्किन का संदर्भ यदा कदा लेते रहेंगे। तो डॉर्किन क्या बोलता है कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम सामाजिक मूल्य एक ही है और वो है समानता। तो जहां पर रॉल्स कहता है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्चू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जस्टिस किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट वर्चू होती है, वहीं पर ये जो डॉर्किन है क्या कहता है कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम सामाजिक मूल्य क्या है, समानता। आयरस्टोनी क्या बोलता है कि समानता का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स और मानवीय क्षमताओं को चरितार्थ रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी करता है। समानता का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की न केवल पूर्ति करता है, आपको रोटी कपड़ा मकान देता है, प्लस मानवीय क्षमताओं को चरितार्थ करता है। जब हम लोग समान हो जाते हैं, हमें अवसर की समानता मिलती है। तो क्या होता है, हम अपनी जो कैपेसिटी है, ह्यूमन कैपेसिटी है, उसको रियलाइज कर पाते हैं। तो आरक्षण का जो मुद्दा है, रिजर्वेशन, उसके माध्यम से समानताएं भले ही इस पर उसमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किसी अन्य जाति के खिलाफ हो रहा है, लेकिन फिर भी समानता लाई जा रही है, जिससे कि अन्य जो व्यक्ति हैं जिनको हमेशा से हास्य के समाज रहे हैं, वहां पर ह्यूमन कैपेसिटी का विकास हो रहा है। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है, पहले तो संकल्पना थी ही नहीं जो समानता की। क्यों? क्योंकि अरस्तु को जब हम पढ़ते हैं, अरस्तु को हम जब पढ़ते हैं तो वो समानता को एक नेचुरल मानता था कि नेचुरल है, जो समानता है वो नेचुरल है, और वो स्त्री पुरुष जो समानता है उसकी भी बात नहीं करता है, स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानता है। लेकिन आगे चल के हम रूसों को देखते हैं तो वो दो प्रकार की समानताओं की बात करता है। एक तो प्राकृतिक असमानता, रूसों को जो हम देखे थे तो हम लोगों ने देखा था कि रूसों दो प्रकार की असमानताओं की बात करते हैं। एक तो प्राकृतिक असमानता है और दूसरा सामाजिक असमानता होती है। तो प्राकृतिक असमानता, जैसे कि कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति ठीक ना है, कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, तो प्राकृतिक असमानता है। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति स्त्री है, कोई व्यक्ति पुरुष है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इन्हीं आवश्यकताओं को लेकर, इन्हीं जो प्राकृतिक आपके गुण हैं उन्हीं को लेकर आप समाज में इस चीज को ले जाकर, अब अगर कोई स्त्री है तो उसके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन करें तो ये गलत हो जाएगा। तो जो सामाजिक असमानताएं हैं वो गलत होती हैं, जबकि जो प्राकृतिक असमानताएं हैं वो तो नेचुरल ही हैं। रूसो बाद में ऐसा बताता है। यह मानकी यानी राजनीतिक सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। फिर आधुनिक युग में जन्म से असमान सिद्धांत को नहीं माना जाता है। तो अब ऐसा नहीं माना जाता है कि जो पहले भारत में क्या चलता था कि 4 वर्ण होते हैं और
अब हर व्यक्ति जब अपने वर्ण का काम करे, तो अब वो असमानता का कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। आर्टिकल 17 में तो सभी को समान कर दिया गया है, तो अब वो समान आधुनिक युग में चल नहीं पा रहा सिद्धांत है। फिर आधुनिक युग में रूसो, फ्रांस की क्रांति व अमेरिकन क्रांति ने समानता की संकल्पना को केंद्रीय विषय माना था। हमने देखा था कि जो फ्रांस की क्रांति है, रूसो और जो अमेरिकन क्रांति है, इसमें समानता की संकल्पना को केंद्रीय विषय बनाया गया था। 1976 के अमेरिकन स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के अनुसार हम इस सत्य को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान है, सब मनुष्य समान है, और ये स्वतः सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वलिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। 13 दिसंबर 1956 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में विधि के समक्ष समता और भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। हम सभी को समान बनाया गया है, ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। युक्त समानता को बढ़ावा देने और उसे हासिल करने के तरीके के विवरणात्मक मूल्य के बजाय एक परिप्रेक्ष्य है, एक पर्सपेक्टिव है कि हम सभी को इक्वल बनाया गया। ऑल आर इक्वल्स, वी आर क्रिएटेड इक्वल्स। भगवान कोई कैटेगराइजेशन करके नहीं भेजता है कि दलित कैटेगरी का व्यक्ति है, या कि ये ब्राह्मण है, या कि ये अश्वेत है, ये श्वेत है। तो मतलब आप भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक हैं इसलिए आप निरंतर हैं, वो ईश्वर करके नहीं भेजता है, ये बात है। तो समानता की संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना, समानता की जो संकल्पना है एक सापेक्ष संकल्पना। अच्छा, निरपेक्ष नहीं है, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट समानता तो आ ही नहीं सकती है ना, क्योंकि नेचुरल ट्रेड्स पर जो नेचुरल जो असमानताएं हैं उनको तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। आप कोई व्यक्ति लंबा है तो उसको छोटा तो नहीं कर सकते हो, तो वो एक निरपेक्ष संकल्पना नहीं है, एक सापेक्ष संकल्पना है स्वतंत्रता। रिलेटिवली आप किसी को समान बना सकते हैं। फिर लास्ट की, समानता का आशय निरपेक्ष समानता नहीं बल्कि अनुपातिक समानता है। प्रोपोर्शनल रूप से आपको समानता दी जाएगी। इस प्रकार समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं बल्कि समानता का वास्तविक आशय है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तो समानता का वास्तविक आशय क्या है कि समान लोगों के साथ आप समान व्यवहार करिए। अगर सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन अगर कुछ व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुछ लोग प्रिंसिपल हैं या कि वीसी हैं तो उनके साथ आप असमान व्यवहार करिए। तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार और समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये बात है। लास्की के अनुसार समानता की अवधारणा की तीन प्रमुख स्थितियां कौन कौन सी? विशेषाधिकारों का अभाव, तो समानता अगर रहेगी तो प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे। जैसे हमने देखा था कि पहले जो सामंती समाज होता था या राजा होते थे उनके प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया है। जो भारत में जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार जैसे कॉन्सेप्ट है, वो सब खत्म कर दिया गया है। टाइटल्स वगैरह का समाप्त कर दिए गए हैं भारत के संविधान में। तो यही है, विशेषाधिकारों का अब अभाव कर दिया गया। फिर समान अवसरों की उपलब्धि है, तो आर्टिकल 15 और 16 में क्या किया गया है? समान अवसर की समानता ही तो दी गई है। सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की प्राथमिकता, तो अब सबको प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। सबकी यानी रोटी कपड़ा मकान सबको दिया जाएगा, और ये एक कल्याणकारी राज्य का मतलब कल्याणकारी राज्य की विशेषता होती है। फिर लास्ट की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये उनकी पुस्तक आती है 1925 में। समानता को विचारों का सामंजस्य कहता है। समानता को मापने के समानता 3 आधार हो सकते हैं। एक तो कल्याण, तो आपकी गवर्नमेंट किस लेवल पे जाके कल्याण कर रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि समानता को कितना सीरियसली लिया जा रहा है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर संसाधन के जो वितरण है उस पर किस प्रकार का या कैसे उसका वितरण किया जा रहा है। तीसरा है क्षमता या कैपेसिटी, तो क्या आपको केवल रोटी कपड़ा मकान ही दिया जा रहा है या आपकी क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। तो जो अमर्त्य सेन है वो इक्वालिटी ऑफ कैपेसिटी की बात करता है। मतलब आपको आपकी कैपेसिटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको मछली रोज देने से अच्छा है कि आपको मछली पकड़ना सिखा देना चाहिए। तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए अगर आप पूर्ण रूप से समानता को हासिल करना चाहते हैं या समानता को आप सीरियसली ले रहे हैं। तो समानता का एक अर्थ है विभेदों का अंत, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये दलित कैटेगरी का व्यक्ति है या ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ विभेद नहीं होगा। अर्थात समाज में विशेषाधिकारों व विषमताओं को समाप्त करना, यही है इसका काम।
मतलब उदाहरण के लिए बेंथम वालास्की द्वारा लाट सभा की समाप्ति की मांग की गई, अम्बेडकर द्वारा जाति विभेदों की समाप्ति की मांग की गई। तो यही है कि आप विभेदों को समाप्त कर दीजिए, तो यहाँ पे जातिगत विभेद है उनको समाप्त कर दीजिए। यहाँ विभेदों के तात्पर्य सभी प्रकार के विभेद नहीं बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति। वही बात है कि अब आप लिंग, धर्म, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर किए जाने वाले ये अतार्किक विभेद है। कोई स्त्री है और फिर उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करें, धर्म है कोई दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, नस्ल, ये जो इन सब चीजों के ऊपर अगर विभेद होते हैं तो ये अतार्किक विभेद होते हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, तो इसमें ये प्राकृतिक है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को लेके आप समाज में जाएं और फिर भेदभाव करें, वो अलग मतलब वो हो जाता है। इस प्रकार समानता का अर्थ निकला उन विषमताओं को हटाना जो समाज द्वारा निर्मित है। वही तो उसको क्या कहते हैं, सामाजिक जो असमानता है उनको प्राकृतिक विषमताओं का आप अंतर नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अब लंबा है 6 फुट का है तो उसको आप 5 फुट का नहीं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए महिला पुरुष के लिंग विभेद को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, तो आप महिला को पुरुष नहीं बना सकते, पुरुष को महिला नहीं बना सकते, क्योंकि यह प्राकृतिक है। पर समाज द्वारा निर्मित लैंगिक भेदभाव समाप्त किए जा सकते हैं। अब महिलाओं के लिंग के कारण जो उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें कमतर माना जाता है, उन्हें केवल घर तक सीमित किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। समकालीन युग में समानता का आशय अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फिर टॉनी अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मेढक दर्शन, टेड पोल फिलॉसफी कहता है, मेढक दर्शन बोलता है। समानता को बढ़ावा देने के तरीके, तो पहला है औपचारिक प्रक्रियात्मक समानता की स्थापना की जाए, प्रोसीजरल प्रोसीजरल फॉर्मल प्रोसीजरल फॉर्मल प्रोसीजरल इक्वलिटी की आप स्थापना करिए। और इसके जो पक्षधर है उदारवादी हैं। संरचनात्मक भेदभाव, इसे विपरीत भेदभाव या सकारात्मक भेदभाव या रिवर्स या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। तो इसको कौन लाएंगे, इसको समाजवादी व्यक्ति इसका सपोर्ट करेंगे। फिर यह मूलतः क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, उदाहरण के लिए वंचित तबकों को आरक्षण। वही बात है जो रूसो बोल रहा था, रूसो का जो 2B का कॉन्सेप्ट था वही है ये, सॉरी ये 2A का कॉन्सेप्ट था, ये वो है। सकारात्मक कार्यवाही यानी अफर्मेटिव एक्शन, तो यूएसए में अश्वेतों को विशेष सुविधाएं दी जाती। फिर समानता के विभिन्न आयाम या प्रकार देख सकते हैं। तो औपचारिक समानता है, ये फॉर्मल इक्वलिटी है। इसके समर्थक हैं शास्त्रीय व परंपरागत उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी, वही क्लासिकल और न्यूलिबरल्स इसकी समर्थक हैं फॉर्मल इक्वलिटी की। इसमें कानूनी व राजनीतिक अधिकारों का समान वितरण किया जाएगा। जैसे भारत का आर्टिकल 14 है, वहां पर कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का समान वितरण किया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो ये सब क्या है, कानूनी और जो राजनीतिक अधिकार हैं वहां पर समान वितरित किए गए हैं। इसका आधार क्या है कि सभी मनुष्य जन्म से समान है, तो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप राजा के लड़के हों, अब भारत में भेदभाव नहीं होगा। तो ये है फॉर्मल इक्वलिटी। अवसर की समानता, इसके समर्थक है आधुनिक उदारवादी। हमने देखा था कि इसके समर्थक उदारवादी भी हैं, लेकिन आधुनिक उदारवादी हैं जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ऐसे उदारवादी इसके समर्थक हैं। और समतावादी, सभी के पास एक ही प्रारंभिक बिंदु होना अथवा समान जीवन का अवसर मिलना चाहिए। तो सभी को अवसर तो सबको मिलना ही चाहिए। इसका भी समर्थन कौन करते हैं, आधुनिक उदारवादी व समतावादी। फिर परिणामों या परिस्थितियों की समानता, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, इसके समर्थक हैं मार्क्सवादी। तो ये आय, धन व अन्य सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण इसमें चाहते हैं मार्क्सवादी। कल्याण की समानता, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, इसके समर्थक हैं उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियंस। कल्याण की समानता की बात करते हैं, तो समान संसाधन वितरण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। समान संसाधन वितरण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। यह निष्पक्षता, आत्मसम्मान या बंधुत्व जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा नहीं देती। तो आप कल्याण को आप समान करिए, आप समान संसाधन के वितरण पर ज्यादा फोकस मत करिए। अगर आप समान रूप से सभी का कल्याण ही कर देंगे तो अवसर जो समान संसाधन है उसके वितरण से अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात है। फिर औपचारिक समानता, तो इसमें वैधानिक समानता आती है, इसमें सामाजिक समानता आती है, इसमें राजनीतिक समानता आती है, इसमें नैतिक समानता आती है, इसमें लैंगिक समानता आती है। तो वैधानिक समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता, प्रधानमंत्री हो या चपरासी, सब पर समान विधि लागू होगी, समान न्यायालय होंगे, यह है वैधानिक समानता। फिर सामाजिक समानता, तो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारत का जो आर्टिकल 15 है, 16 है, यही ना बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव भारत का संविधान नहीं करेगा। तो ये सामाजिक विशेषाधिकारों का व विषमताओं का अंत करता है, खासकर आर्टिकल 17 जो कि
हमने देखा था कि जो आर्टिकल 17 है, देखा तो नहीं था, देखेंगे आगे चल के आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड, वो वहां पर अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। तो वही बात है, सामाजिक विशेषाधिकारों का समाप्त कर दिया गया है। फिर राजनीतिक समानता, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, तो चाहे आप राजा के बेटे हों या प्रधानमंत्री हों या आप कोई गरीब किसान हो, आपके वोट का जो कीमत होगी एक ही वोट होगी। नैतिक समानता यानी ईश्वर ने सबको समान बनाया है, ऐसी ये नैतिक समानता है। फिर लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति होगी। फिर सत्तात्मक सत्ता की समाप्ति, समर्थक इसके प्लेटो हैं, हॉब्स हैं, मिल हैं, मार्क्स हैं और नारीवादी हैं। इसके विरोधी अरस्तु व रूसो। तो अरस्तु भी स्त्रियों को कमतर समझता है और रूसो भी समझता है। रूसो कहता है कि ये चूंकि स्त्रियों को घरेलू स्फीयर तक ही इनको सीमित रखना चाहिए, और अरस्तु कहता है कि स्त्रियों में तर्क नहीं होता, इसलिए उनको पब्लिक स्फीयर में नहीं या पोलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए योग्य नहीं समझता है वो। तो नेक्स्ट है अवसर की समानता। अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तात्पर्य है कि राज्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि अवसरों को उपलब्ध करवाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर अतार्किक भेदभाव नहीं करेगा। तो वही है आर्टिकल 15 और 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर और मौके बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिलेंगे। समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय है आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप से समानता लाना, प्रत्येक स्थिति में नहीं। तो आरंभिक स्थिति में आप सबको समान कर दीजिए, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए। प्रत्येक स्थिति पर उसका अर्थ नहीं है कि आप समानता लाते रहिए कि हर स्थिति पर आप समानता लाइए, नहीं। आरंभिक स्थिति पर कोई, जैसे मान लो कोई रेस हो रही है, तो आरंभिक स्थिति पर सबको एक ही स्थान से दौड़ने को मिलेगा, एक ही स्थान से दौड़ने को मिलेगा। केवल ये है अवसर की समानता का अर्थ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण करना, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की आवश्यकता। कोहेन क्या बोलता है कि अगर कुछ लोग दूसरों के मुकाबले असमान हैं तो इस असमानता का अंत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ लोग दूसरों के मुकाबले असमान है, फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो अगर मतलब कुछ लोग दूसरों के मुकाबले असमान है तो इस असमानता का अंत करने का प्रयास करना चाहिए, विशेषकर तब जब यह असमानता सामाजिक हो। तो ठीक है, जब यह समानता सामाजिक हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दलित है या अब कोई ब्राह्मण है, तो ये है। और इसका कारण और जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि उसके ऊपर इस असमानता का बोझ पड़ता है, और इसका कारण और जिम्मेदारी उसकी नहीं जिनके ऊपर इसका असमानता का बोझ पड़ता है। फिर अवसर की समानता के मुख्य समर्थक हैं समतावादी, इगैलिटेरियन थिंकर। तो लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर कौन थे? हमने देखा था जॉन रॉल्स हैं, अमर्त्य सेन है और डॉर्किन है। तो जो ये जॉन रॉल्स है, ये मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण करना चाहता है। जो मूलभूत प्राथमिक वस्तुएं हैं इनका समान वितरण किया जाए। तो प्राथमिक वस्तुएं दो प्रकार की थी। पहले तो प्राकृतिक वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल बुद्धि और स्वास्थ्य, तो इनका वितरण तो आप नहीं कर सकते हैं समान रूप से, क्योंकि ये नेचुरल है। तो नेचुरल चीजें, अब किसी की बुद्धि कम है तो उसको तेज तो आप नहीं कर सकते ना, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसको आप बीमार थोड़ी कर सकते हो। तो इस असमानता का आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक वस्तुएं हैं उनका, फॉर एग्जाम्पल अधिकार है हो गई, स्वतंत्रता हो गई, संपत्ति हो गई, गरिमा हो गई, इसका वितरण आप कर सकते हैं समान रूप से। चलिए, अमर्त्य सेन क्षमता के रूप में समानता की बात करता है। तो आप कैपेसिटी को इक्वल करिए, कैपेसिटी, इक्वलिटी ऑफ कैपेसिटी। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को रोज रोज मछली देने से अच्छा है उसकी इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कर दीजिए कि वो मछली पकड़ना सीख जाए। फिर डॉर्किन की जो पुस्तक है टेकिंग राइट्स सीरियसली, ये संसाधनों की समानता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। आरंभिक स्थिति में सबको समान संसाधन दिए जाएंगे, तो जो प्रारंभिक स्थिति होगी वहां पर सभी को समान संसाधन दिए जाएंगे। कुछ असमानताओं को बनाए रखना आवश्यक है जिससे कि कुछ दूसरी असमानताएं कम हो सके, जैसे कि जॉन रॉल्स अपने विभेदी सिद्धांत यानी द डिफरेंस प्रिंसिपल में करता है, जब वह सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को लाभ देने के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनाए रखने की बात करता है। तो रॉल्स ने जो अपना विभेद का सिद्धांत जैसा डिफरेंस प्रिंसिपल दिया था, तो उसने वो क्या कहा था कि अगर किसी भी पंक्ति के लास्ट में खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, अगर आपने असमानता की, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को मजिस्ट्रेट बना दिया, लेकिन उस असमानता से अगर जो व्यक्ति लास्ट हास्याकृत व्यक्ति है, जो समाज के सबसे निचले पायदान पे, उसको अगर
उसकी अगर मदद हो रही है, उसको अगर लाभ हो रहा है, तो उस प्रकार की असमानताएं ठीक है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष विपरीत विभेद है, यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन माने कि आप, जैसे कहा जाता है ना कि जो ब्राह्मण लोग हैं या कि जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर आपने SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दिया, तो इसके साथ इन लोगों के साथ क्या है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है ना। यही बात है कि ये विपरीत भेदभाव है अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे इसको डिफरेंट भी किया जा सकता है। जैसे सकारात्मक कार्य है, अफर्मेटिव एक्शन है, यूएसए में होते हैं, अर्थात विशिष्ट समूह के लिए यानी अश्वेतों के लिए वरीयता नीति, पेरेंटियल पॉलिसी लाई जाती है। अश्वेतों को विशेष सुविधाएं, महिला मतदान की शुरुआत, तो ये सब चीजें उनको दी जाती हैं। कुछ अश्वेतों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। फिर भारत में आरक्षण है, ये संरचनात्मक विभेद है, प्रोटेक्टिव डिफरेंशिएशन है। ये पिछड़े व दलित वर्गों के कल्याण हेतु विभेद आवश्यक है। फिर अफ्रीकी अमेरिकियों और महिलाओं के लिए नौकरी और शिक्षा की मांग, तो थॉमस नेगल और जूडिथ जीवर्स थॉमस, ये विपरीत भेदभाव क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये थ्योरी ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये यूएसए के नवरूढ़वादी अवसर की समानता को फिर भी स्वीकार करते हैं पर सकारात्मक कार्यवाही के विरोधी हैं। तो जो नवरूढ़वादी हैं, नियो कंजर्वेटिव्स हैं यूएसए के, वो अवसर की समानता को तो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि अश्वेतों को भी श्वेतों की तरह, यानी व्हाइट्स को भी, ब्लैक्स को भी व्हाइट्स की तरह समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन जो ये अफर्मेटिव एक्शन है कि उन्हें विशेष वरीयता दी जाती है, तो वो उसको खत्म होना चाहिए। वैसे का प्रसिद्ध नव रूढ़िवादी विचारक है इरविंग क्रिस्टल। प्रमुख नव रूढ़िवादी विचारक है, नियो कंजर्वेटिव थिंकर हैं डेनियल बेल, डेनियल पैट्रिक और नेथन ग्लेजर। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम सामर्थ्य की समानता की बात करती हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करती हैं। कैपेबिलिटी या सामर्थ्य वास्तविक आजादी से जुड़ी अवधारणा है। तो जब आप किसी कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं, किसी व्यक्ति को आप रोटी कपड़ा मकान देने से अच्छा उसको रोजगार दे दीजिए, तो वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेगा। आप लोगों को स्किल दे दीजिए, तो ये वास्तविक आजादी से जुड़ी हो। जब हम स्किलफुल हो जाएंगे तो हम वास्तविक रूप से आजाद हो जाएंगे, जिसका उपयोग लोग अपना जीवन बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। साक्षरता, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना मनुष्य के सामर्थ्य से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए साक्षरता एक कैपेबिलिटी है, पढ़ाई एक फंक्शनल कार्य है। तो साक्षरता एक कैपेबिलिटी है, ये आपकी एक क्षमता जो पढ़ाई करने से आती है। ठीक है, अमर्त्य सेन का कहना है कि हम सभी में आंतरिक विविधता तो है, किंतु हमारी बाहरी स्थिति, उदाहरण के लिए पर्यावरण, उम्र, लिंग आदि भी अलग अलग होती है। यदि ये दोनों आपस में मिल जाए तो बहुत गहरी असमानता पैदा होती है। मार्था नुसबाम का चिंतन सामर्थ्य की अवधारणा, जीवन की तुलनात्मक गुणवत्ता और न्याय के सैद्धांतिक पक्ष पर केंद्रित है। फिर परिणामों की समानता, इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट्स, ये तो मार्क्सवादी कहते हैं कि आप जो परिणाम है उन्हीं की आप जो है तो समानता ला दीजिए। तो ये मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा डेंजरस है ना। समर्थक किसके हैं? साम्यवादी, मार्क्सवादी। तो आशा है कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना दिया जाए। कार्ल मार्क्स को आर्थिक समानता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम, ये 1875 में आती है, में कानूनी समानता को अस्वीकार कर दिया। कानूनी असमानता को स्वीकार किया कि आप ये जो लीगल इक्वालिटी है इसको आप अपने पास रखिए, हमें आर्थिक समानता दीजिए, और आर्थिक समानता में भी जो आर्थिक स्थिति है सबकी उसको समान कर दीजिए। आलोचना तो मिलोवान जिलास ने, उनकी पुस्तक है द न्यू क्लास 1957 में आती है में, साम्यवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। साम्यवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया है। तो वही बात है कि जो साम्यवादी पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे वो चाइना में हो, रूस में हो, वहां पर जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वही केवल उन्होंने ही क्या किया है, पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है, और असमानता तो वहां दिखावा मात्र है। इन सर्वशक्तिशाली राजनीतिक व नौकरशाही पदाधिकारियों को ही जिलास न्यू क्लास कहता है, नई क्लास कहता है। समानता के प्रकार तो एक सकारात्मक समानता है, इसमें अवसरों की उपलब्धता की समानता दी जाती है। तो सकारात्मक समानता है, यहाँ पर आपको अवसरों की उपलब्धता दी जाती है। तो आर्टिकल 15 और 16 ये क्या है? सकारात्मक समानता के उदाहरण है। लेकिन नकारात्मक समानता कुछ विशेष अधिकारों की इसमें समाप्ति की जाती है। तो आर्टिकल जैसे 17 हो गया या 18 हो गया, जहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, या कि जो बहुत सारे पद हुआ करते थे, सम्मान हुआ करते थे, महाराजा, जमींदार, ये सब चीजें समाप्त कर दी गई हैं। तो ये नकारात्मक समानता है, निगेटिव
इक्वलिटी है। समानता के विविध आयाम, तो औपचारिक या प्रक्रियात्मक समानता, ये पूर्ण समानता इसमें स्थापित की जाती है कि लॉ के समक्ष सभी समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम आदमी हो। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो कानूनी समानता आती है, विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कि अगर लॉ के रूप में देखा जाए तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक किसान हो, दोनों समान रहेंगे। राजनीतिक समानता, इसमें राजनीतिक समानता भी आती है, मतलब एक व्यक्ति को एक वोट और उसका जो वोट है उसका एक मोल होगा, चाहे वोट किसी अमीर आदमी ने दिया हो या गरीब आदमी ने, सबके वोट का मोल एक ही होगा। तात्विक समानता यानी सब्सटेंटिव इक्वालिटी, तो इसमें प्रचलित विषमताओं में कटौती का प्रयत्न किया जाता है। तो जो विषमताएं हैं, जो इनइक्वालिटी हैं, उनमें किस प्रकार से कटौती की जाए उसका इसमें प्रयास किया जाता है। तो इसमें सामाजिक समानता आ जाती है, सोशल इक्वालिटी, और आर्थिक समानता, यानी आप समाज में भी आपको इक्वालिटी दी जाए और आर्थिक रूप से भी आपको समानता दी जाए। विभिन्न विचारधाराएं व समानता, तो परंपरागत उदारवाद या स्वच्छतंत्रवादी ये औपचारिक समानता पर बल देते हैं, फॉर्मल इक्वालिटी पर बल देते हैं। फिर आधुनिक या सकारात्मक उदारवादी या समतावादी ये अवसर की समानता पर बल देते हैं। रॉल्स नॉजिक और रॉल्स अमर्त्य सेन जैसे जो थिंकर हैं, ये एक अवसर की समानता पर बल देते हैं। फिर नारीवादी ये लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं। जो बहुसंस्कृतवादी यानी मल्टी कल्चरिस्ट जो थिंकर हैं, वो सांस्कृतिक समानता की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भिखू पारिक और बिल किमली का। जो समुदायवादी हैं यानी कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, फॉर एग्जाम्पल बाल्जर, तो ये सामुदायिक समानता की बात करते हैं। तो जो लैंगिक समानता है उस पर मेरी वोllstonecraft ने बोला है, कैट मिलेट ने बोला है और सिमोन दी बुवा ने बोला है। अरस्तु के बारे में देख लेते हैं। तो अरस्तु की पुस्तक है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, एथेंस का संविधान में समतावादी संस्थानों का वर्णन इसमें किया गया है, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में। इस पुस्तक में अरस्तु इसोनोमिया का जिक्र करता है, जो एथेंस की व्यवस्था का मुख्य बिंदु थी। यह व्यवस्था राजनीतिक समानता को परिभाषित करती है, जिसका तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक को राजनीति को दिशा देने व राजनीतिक पदों पर चयनित होने के लिए समान अवसर प्राप्त थे। प्रत्येक नागरिक को राज्य की राजनीति को दिशा देने और राजनीतिक पदों पर चयनित होने के लिए समान अवसर प्राप्त थे। लेकिन जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जो अरस्तु है पहले ही महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और जो पीडब्ल्यूज हैं या जो दास हैं उनको बाहर कर देता है। तो उसके जो नागरिक हैं वो भी फ्री मैन है, या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वही केवल नागरिक है। तो उसमें थोड़ा सा एक विभेद तो था ही। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण समान के साथ असमानता का व्यवहार और असमान के साथ समानता का व्यवहार है। अरस्तु के अनुसार समानता दो प्रकार की होती है, एक संख्यात्मक और दूसरी आनुपातिक। तो बिना भेदभाव सबके साथ समान व्यवहार हो, सभी व्यक्ति एक समान हो और प्रत्येक न्यायप्रिय नहीं होती है। तो ये हमेशा न्यायप्रिय नहीं होती है। संख्यात्मक जो समानता है, बिना भेदभाव समान व्यवहार, सभी व्यक्ति एक समान है, तो ये हमेशा न्यायप्रिय नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों को अगर एक समान मान लिया जाए तो फिर जैसे मान लो दलित को भी समान मान लिया जाए, ब्राह्मण को भी समान, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को भी समान मान लिया जाए समान, तो फिर वहां से हमेशा न्यायप्रिय नहीं हो पाएगी। इसके लिए कुछ अनुपातिक जो समानता है उसको लानी पड़ेगी। तो परिस्थितियों को जांच कर योगदान को पहचाना जाए, परिणाम स्वरूप सबको समानता दी जाए, हमेशा न्यायपूर्ण होती है। ये हमेशा न्यायपूर्ण होती है क्योंकि इसमें हम परिस्थितियों की जांच करते हैं कि कौन कितने पानी में है और फिर उस हिसाब से उसको अवसर, पद और सम्मान का बंटवारा किया जाता है। अरस्तु, प्रत्येक समाज में असमानता और भेदभाव के आधार अलग अलग हो सकते हैं। छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बनते हैं और बराबर स्थिति के लोग बड़े बनने के लिए विद्रोही बनते हैं। तो छोटे व्यक्ति बराबर बनने के लिए विद्रोही बनते हैं और बराबर स्थिति वाले लोग और ज्यादा बड़ा बनने के लिए विद्रोही बनते हैं। अरस्तु के उपरोक्त विचारों का तात्पर्य यह नहीं है कि वह समानता का समर्थक था, अपितु वह प्राकृतिक असमानता के विरोध का विचार का कट्टर समर्थक था। प्राकृतिक असमानता के विचार का वो कट्टर समर्थक था, समानता का समर्थक था ऐसा वो नहीं था। क्यों? क्योंकि वो नागरिकों में नागरिक ही किसको बनाता है, मतलब जो पोलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जिसके पास खाली टाइम हो, और जो दास हैं, महिलाएं हैं, उनको, बुजुर्गों को इस लिस्ट से हटा देता है। तो इस समानता कहीं ना कहीं थी नहीं। वो अगर समानता होती ही तो दास के अधिकारों की बात करता, ना कि दास को नेचुरल मानता, दास प्रथा को नेचुरल नहीं मानता वो।